जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी वीजीटी हिंदी के प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। बहुत दिनों के बाद हम पुनः आए हैं। आज के बाद भरसक ये कोशिश रहेगी कि हम लगातार आपको ऐसे वीडियो देते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें तथा वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न दिया है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा गया। तो क्या कहा गया? संध्या। सिद्ध कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, ब्रज, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने हड़प्पा हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए साहित्य स्वर्ण भाषा में लिखा। वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। इसके आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने अपभ्रंश से इतर हिंदी की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। सिद्धों ने प्रमुखतः दोहा, कोश तथा चर्यापद जैसे काव्य रूपों का प्रयोग किया है, जो कि कौरव शैली में मिलते हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि व्याख्याएं इसमें बहुत अधिक दिया है। इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें आपका तीसरा विकल्प शुद्ध है। तीसरा विकल्प है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो इसमें सोहनलाल द्विवेदी जो हैं कि द्विवेदी युग के कवि नहीं है। बाकी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त जो हैं कि ये द्विवेदी युग के हैं। व्याख्या में देखा, सोहनलाल द्विवेदी जो हैं कि द्विवेदी युग के कवि न होकर के राष्ट्र कवि धारा के कवि हैं। सोहनलाल द्विवेदी ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के रचयिता थे। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। इनके ऊपर गांधी दर्शन का भरपूर प्रभाव है। 1969 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री उपाधि भी प्रदान की गई। इनके द्वारा अनलिखित रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभावती, युगधारा, उड़ाल, चेतना, बांसुरी एवं दूध बतासा। जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त ये सब प्रमुख कवि हैं द्विवेदी के। अगला प्रश्न है आपका, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। तो त्यागपत्र के उपन्यास का लेखक है जैन कुमार। व्याख्या थोड़ी लंबी है, बोले हैं, जैन कुमार जहाँ व्यक्तिगतवादी चिंतक हैं, उन्होंने अपने औपन्यासिक पत्रों को लेकर उनके अंतर्गत का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। जैनेन्द्र का विश्रांतिपूर्वक का तृतीय लघु आकार की उपन्यास त्यागपत्र है। इस उपन्यास से मृणाल नामक भाग्यहीन युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक कथा पर आधारित है। जैनेन्द्र के अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं, परख है 1929, प्रेम का आदर्शीकरण है, सुनीता 1934, श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया गया है। कल्याणी 1939, विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण। सुखदा 1952,
विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण है। विवर्ततः 1953 नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण है। व्यतीत है 1953, जयवर्धन है 1956। व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1965, आनाम स्वामी 1974, मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण है। दशक 1985 विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो इसमें आपके हैं सदल मिश्र। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्त किया गया। हिंदी भाषा के प्रशिक्षण हेतु भाषीय पंडित लल्लूलाल सदल मिश्र की नियुक्ति की गई। लल्लूलाल ने प्रेम सागर एवं सदल मिश्र ने नासिक गीतोपाख्यान की रचना की, जबकि इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजाहितैषी नामक पत्र निकाला एवं रघुवंशम मेघदूतम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में भाषा में अनुवाद किया। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये हैं आपके गोदान के। धनिया और झुनिया, गोदान जो कि 1936 में प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। यह कृषक जीवन का महाकाव्य है, जिसमें उपन्यासकार ने होरी की व्यथा कथा के माध्यम से कृषक वर्ग के शोषण यथार्थ चित्र अंकित किया। प्रेमचंद जी ने गोदान में होरी और धनिया, मालती, मेहता, गोबर और झुनिया, मातादीन और सीलिया खन्ना गोविंदी के माध्यम से ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं जो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में संत कवियों में कौन से संत कवि पढ़ा लिखा था? इसमें है सुंदरदास, जो है सबसे अधिक पढ़े लिखे संत कवि माने जाते हैं। व्याख्या इसमें बहुत बड़े बड़े दिए हैं, बड़ा बड़ा है, ये भी देखा जाएगा। सुंदरदास का नाम अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1596 में घौसा नामक स्थान में हुआ था। बाल्यावस्था में ही दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। ये संतों में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। 30 वर्ष तक संस्कृत, व्याकरण, वेदांत, पुराण आदि पढ़ते रहे। इन्होंने और संतों की सबसे लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की। धर्म का पालन करने वाली नारी और युद्ध क्षेत्र में प्राणों का बलिदान करने वाले शूरवीरों के लिए इनके मन में श्रद्धा का भाव था। संत होने के साथ ही समाज की रीति नीति पर इनकी गहरी पकड़ थी। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं ज्ञान समुद्र सुंदर विलास एवं सुंदर ग्रंथावली, जिसमें इनके दार्शनिक ज्ञान एवं साहित्यिक पंडित्य का परिचय मिलता है। आगे है भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। नाभादास जो हैं गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः हुआ था 1570 के आसपास।
नाभादास ने हिंदी भक्तमाला की परंपरा का सूत्रपात किया। गुरु अग्रदास थे, इनके गुरु अग्रदास थे। इन्होंने 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाला की रचना की। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। बाल मुकुंद गुप्त रचित ग्रंथ का नाम है, तो यह है आपका शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त ने 1904-1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा था। इनके निबंधों में भावात्मक और कथात्मक के दर्शन होते हैं। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, तो पद्मावत के अनुच्छेदों को हम क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और एवं सिंह देव की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण किया गया है। पद्मावती को पूरी कथा 52 पद्मावत की जो पूरी कथा है 52 सर्गों यानी जिन्हें हम खंड भी कहा गया है में विभक्त है। इसमें तो दोनों दिया है, खंड और सर्ग भी दिया है। याद रखना है 52 सर्गों में है या खंडों में। जायसी की कुछ प्रमुख रचना है, पद्मावत है, अकरावट है, आखिरी कलाम है, चित्र रेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत आदि। अब तक निम्न लिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। देखिएगा ये पुराना है प्रश्न, नए में हो सकता है, नए सीरीज जब आएगी आपको लेकर के उपस्थित होंगे। यहाँ दिया है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो इसमें आपका है, यहाँ पे दिया है तीसरा है चारुचंद्र लेख, क्योंकि कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी और तितली इनकी लिखित हैं। तो व्याख्या इसका इधर दिया है। चारुचंद्र लेख 1963 के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं, बल्कि यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है, जिसमें 12वीं-13वीं सदी के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक की स्थिति का चित्रण किया गया है। कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी एवं तितली जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ हैं। यहाँ पे दिया है कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अब इनके द्वारा संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पे दिया है। रचना वैराग्य संदीपनी मुक्तक ब्रजभाषा सोठा दोहा। मुक्तक छंद प्रयुक्त छंद जो हैं इसमें दिया गया है। रामाज्ञा प्रश्न है, मुक्तक है, अवधि और दोहा में है। राम लला नहछु है, प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि में है, सोहर छंद है। जानकी मंगल है, प्रबंध काव्य है, अवधि भाषा है। सोहर हंस गीत है, 216 छंदों से, छंदों की संख्या इसमें 216 है। रामचरित मानस जो है कि प्रबंध काव्य अवधि भाषा में है, दोहा एवं चौपाई छंद में है। लगभग इसमें 1074 दोहे हैं। भक्ति रस है, 7 कांड हैं। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, अवधि भाषा है। हरि मंगल हरि गीत का 164 छंद संख्या है। कृष्ण गीतावली है, गीति काव्य ब्रज भाषा 61 छंद हैं। गीतावली है, गीत काव्य है, ब्रज भाषा काव्य है 61।
छंदों की संख्या है। विनय पत्रिका में गीत काव्य ब्रज भाषा 279 छंद संख्या है, भक्ति रस है। उसके बाद दोहावली है, मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा में है, जो दोहा सोठा में लिखा गया है। लगभग इसकी संख्या है 573। उसके बाद आपका है वैरवे रामायण, जो है मुक्तक काव्य है, और यहाँ पे है आपका अवधि भाषा है, 12वें छंद में लिखा गया है। 69 इसकी संख्या है, 7 कांड इसमें भी हैं। कवितावली है, मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा है, काव्य हृदय कवित हृदय है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से जो एक गलत है विशेषता, एक गलत विशेषता है, उसे चुनना है। तो भाषा परिवर्तनशील है, ये सही है। भाषा पैतृक संपत्ति है, ये गलत है। भाषा सामाजिक संपत्ति, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। जैसे बच्चे होते हैं अपने माता पिता की भाषा को जल्दी समझ जाते हैं, ये अनुकरणीय है। जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है, तो किसका होता है? तो विभत्स रस का होता है। जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभावादि भावों के द्वारा जब परिपक्व अवस्था होता है तब वह विभत्स रस कहा जाता है। उत्साह नामक अस्थाई भाव जब विभावादि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणित होता है तब वह वीर रस कहलाता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है तथा अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य होता है। टकसाली भाषा कहते हैं, तो टकसाली भाषा परिनिष्ठित भाषा का है को कहते हैं। 16 का हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया होगा, पहला ही दिया है सारी। यहाँ पे हमने कहा था परिनिष्ठ भाषा को कहते हैं, इसमें टकसाली भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं। आगे आपका है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। वो कौन थे? आपके आचार्य नरेंद्र देव थे। देवनागरी लिपि सुधार की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें सब सुझावों का आकलन और अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत किया है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में शिष्ट एवं परिनिष्ठ अपभ्रंश को भिन्न भिन्न ग्राम्य अपभ्रंश की स्थिति स्वीकार की है। ग्राम्य अपभ्रंश शिष्ट अपभ्रंश की अपेक्षा जनभाषा के अधिक निकट है। आगे दिया है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, गदादास तासी ने लिखा था। चलिए देख लेते हैं व्याख्या में। हिंदी भाषा के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गरसा द तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्वार द लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी नाम से की। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 में आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि है, तो वह है कलकत्ता। मार्तंड 23 में 1826 को कानपुर निवासी यानी कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर
30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं, तो वो हैं आपके राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। तो व्याख्या हो गया, इसमें ज़्यादा नहीं है। द्वय का मतलब 2 विद्वान जो हैं पूछा गया है। आनामदास का पोथा शीर्षक से उपन्यास के लेखक हैं, तो ये हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। आनामदास का पोथा नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस उपन्यास में औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया 1903 ईस्वी में, जबकि इसका प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से 1900 में हुआ था। इस जनवरी मास में प्रारंभ हुआ। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक और 1920 तक उनका संपादन करते रहे, यानी 1903 से 1920 तक ये संपादन का कार्य करते रहे। नील चाँद उपन्यास के लेखक हैं, तो नीला चाँद उपन्यास के लेखक हैं। इनमें से कोई नहीं है। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह हैं, तो शिव प्रसाद सिंह इसमें है नहीं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण किया गया है। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है अलग अलग बैतरणी 1967। आगे की व्याख्या में देखते हैं। गली आगे मुड़ती है 1974, सैलूस 1989, औरत 1993, मंजूसीमा 1996, कोहरे में युद्ध 1992, दिल्ली दूर है 1993, वैश्वानर 1996। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं, यानी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अंकित, अकवित या समकालीन? तो ये हैं आपके प्रगतिवाद के। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविता लिखते थे। इनकी खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति, जो 1905 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। नागार्जुन की रचनाओं की सूची इस प्रकार है, या उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। युगधारा 1953, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1908 में, सतरंगे पंखों वाला 1959 में, तुमने कहा था 1980 में, प्यासी पथराई आँखें 1962 में, हजार हजार बाहों वाली 1981 में, भस्मांकुर 1971 में, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में, तालाब की मछली 1975 में। सिंह द्वार शब्द में समास है, तो सिंह द्वार में समास है आपका पहला तत्पुरुष समास। इसमें कहा कि जो तत्पुरुष समास है उसका उत्तर और अंतिम पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अंतिम पद की प्रधानता अधिक रहती है। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़ करके शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर उसका समास विग्रह होता है। सुख प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, तुलसीकृत, मदान्ध, ये सब उदाहरण हैं तत्पुरुष समास के। यानी जितने कारक चिन्ह हैं, कारक चिन्हों के अनुसार ही इसके भेद भी होते हैं। अपनी केवल धारा काव्य संकलन की रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं अरुण कमल,
कौन है? अरुण कमल। अन्य कृति है ग्रहण है और सबूत है। राहुल संकीर्तन की आत्मकथा का नाम है, तो राहुल संकीर्तन की आत्मकथा का नाम है मेरा जीवन यात्रा। राहुल संकीर्तन की आत्मकथा 5 खंडों में मेरे जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई। इनमें पहले 2 खंड उनके जीवन काल में क्रमशः 1947 और 1946-1947 में प्रकाशित हुए। शेष 3 खंड का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1967 में हुआ। इन खंडों में राहुल के जीवन की 63 वर्षों का ब्यौरा प्राप्त होता है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। 28 प्रश्न हो गए हैं, 40 का तो रेशियो चलता है, 85 प्रश्न है इसमें। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, 20 से 22 मिनट की वीडियो बनती थी, लेकिन इसमें अधिक चल रहा। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, तो प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। सारी इसमें दिया है। प्रेमचंद का जन्म लखनऊ में 1888 में हुआ था, 80 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1936 में हुआ। बचपन का नाम धनपत राय था। ये उर्दू में नवाब राय के नाम से भी लिखते थे। इसे यहाँ जो प्रारंभ में दिया है, तो प्रारंभ में ये उर्दू में लेखन कार्य करते थे, तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी का कथा साहित्य में अपने अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है, तो रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य की माइलस्टोन उसने कहा था। हिंदी साहित्य की माइलस्टोन उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है, तथा यह हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी भाषा की जो फ्लैशबैक यानी पूर्वदीप्त पद्धति पर लिखी गई है। इनकी अन्य कहानियाँ हैं सुखमय जीवन 1911, बुद्ध का कांटा 1914। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को कहा जाता है। तो इसमें है आपका पहला है प्रगतिवाद, जिसमें मार्क्सवादी चेतना आती है, यानी समाजवादी चेतना जागृत होती है। विचारधारा के राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद है। वह हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद, दूसरे शब्दों में कहें तो मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को प्रगतिवाद धारा कहा गया। प्रगतिवादी साहित्य की मूलाधार काल मार्क्स हैं 1881 से 1883 ईस्वी की विचारधारा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।